जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेव का मोशन है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। आपने देखा होगा तब कभी तुम कुछ बोलते हो और वही साउंड तुम्हें दोबारा सुनाई दे देती है, दैट इज कॉल्ड एको। अगर स्पीकर चल रहा है तो तुम देख रहे हो कुछ जगह पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, कुछ जगह दूर दूर जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में साउंड क्या करता है, यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। पार्टिकल का मोशन जिस डायरेक्शन में होता है, वेव का डायरेक्शन भी अगर वही होता है, तो ऐसे वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एरिस्टोटल हो गया, पाइथागोरस हो गया, ये सारे कहाँ के थे, ग्रीक के। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमें सुनने में हेल्प मिलती है। क्लास 9 का साउंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स का, ठीक है। साउंड होता क्या है पता है? साउंड क्या होता है हमारे पास? देखो, साउंड को तुम दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या तो एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे अगर मैं यहां से कुछ भी बोल रहा हूं और तुम्हें सुनाई दे रहा है। किस किस का चैप्टर ये नहीं हुआ था पहले? तुम्हारा सारा हो गया था, तुम्हारा नहीं हो रखा ना, ठीक है। साउंड क्या होता है हमारे पास? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जैसे यहां से मैं कुछ बोल रहा हूं तो तुम तक पहुंच रही है ना वो एनर्जी। यहां से मैंने कुछ बोला तो बोल रहा हूं तो वो तुम्हारे कानों तक वो एनर्जी पहुंच रही है। और एनर्जी क्या कर रही है? ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, तुम्हारे कानों तक जा रही है ना। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमें सुनने में हेल्प मिलती है, विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जैसे यहां से मैं कुछ बोल रहा हूं, साउंड एनर्जी निकल रही है, वो कहां तक पहुंच रही है? तुम्हारे ईयर्स तक पहुंच रही है और तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। ये जो साउंड एनर्जी है तुम्हारे ब्रेन तक गई और तुम उस साउंड एनर्जी को तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ब्रेन क्या कर रहा है? उसको इंटरप्रेट कर रहा है। साउंड एनर्जी को क्या कर रहा है? तुम्हारा ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है और तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी मैंने बोला उसको क्या कर रहा है? तुम्हारा जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है? इंटरप्रेट कर रहा है, एंड तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो साउंड क्या होता है हमारे पास? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, ठीक है, जो हमें सुनने में हेल्प करता है। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि साउंड तुम्हारा प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो एक लैंग्वेज में एक लाइन में अगर तुम्हें बोलना है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो सीधा आंसर क्या है इसका? साउंड तुम्हारा किससे प्रोड्यूस होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है? वाइब्रेट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे गिटार है तो गिटार की स्ट्रिंग्स क्या कर रही है? यहां पर वाइब्रेट कर रही है। ये गिटार की स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, ये क्या कर रही है? अपने मीन पोजीशन पे आगे पीछे क्या कर रही है? ये वाइब्रेट कर रही है, जिसकी वजह से एयर के अंदर भी क्या हो गई? डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। इसके डिस्टर्बेंस की वजह से, स्ट्रिंग की डिस्टर्बेंस की वजह से एयर के अंदर भी क्या हो गई? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से ये जो साउंड है तुम्हारा क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कहां से प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन पे। टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वाइब्रेट करने का। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है? वाइब्रेट मतलब टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, अपने मीन पोजीशन पे क्या कर रहा है? ये आगे पीछे जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एयर के अंदर भी क्या हो रही है? डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। वही डिस्टर्बेंस तुम्हारी एनर्जी को, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो एयर के पार्टिकल्स उस एनर्जी को लेते हुए तुम्हारे ईयर्स तक पहुंच गए और वो एनर्जी तुम्हारे ईयर्स तक आ गई और तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो साउंड वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ रैपिड। रैपिड मतलब फास्ट होता है। ये बहुत ही दिखाई भी नहीं देगा, इनफैक्ट तुम्हें बहुत फास्ट होता है। फास्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट क्या करता है? वाइब्रेट करता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? वाइब्रेट करता है, इससे होता क्या है? इट कॉजेज द मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग। जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या होते हैं तुम्हारे पास? वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वही वाइब्रेशन तुम्हारे पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होती रहती है। इस वाले पार्टिकल ने इधर दिया, इस वाले पार्टिकल ने इधर दिया, वही एनर्जी तुम्हारी क्या होती रहती है? ट्रांसफर होती रहती है और वही एनर्जी तुम्हारे ईयर्स तक पहुंच जाती है और तुम्हें सुनाई देता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। दीज वाइब्रेशंस मूव नियर बाय पार्टिकल्स ट्रांसमिटिंग द साउंड फर्दर थ्रू द मीडियम। पार्टिकल टू पार्टिकल क्या करते रहते हैं? एनर्जी को क्या करते रहते हैं? वो ट्रांसफर करते रहते हैं। अब ये जो एनर्जी है ना, किस तरह से ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी को प्रोपोगेट करने के लिए अगला टॉपिक तुम्हारे पास जो आएगा वो आएगा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। जैसे देखो यहां पर कैसे हो रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी माउथ से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? यहां देखो मेरे जो वोकल कॉर्ड्स है, जब मैं बोल रहा हूं तो वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं? यहां पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। होता क्या है? जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं ना तो मेरे इनर चेस्ट से या इनर रिब से क्या होती है? एयर का प्रेशर आता है। एयर का प्रेशर आ रहा है। क्या आ रहा है? एयर का प्रेशर। उस एयर के प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? ये जो मेरा वोकल कॉर्ड है ये क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं और इसके वाइब्रेशन से क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मेरी जुबान क्या करती है? उसी साउंड को क्या कर देती है? लैंग्वेज दे देती है और वही निकल रहा है यहां से, साउंड माउथ से निकल रहा है। तो यहां पर कौन वाइब्रेट कर रहा है? मेरे माउथ के अंदर कौन वाइब्रेट क्या वाइब्रेट कर रहा है? वोकल कॉर्ड।
तो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पर साउंड निकल रहा है, ठीक है। जैसे किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या वाइब्रेट करता है, इसमें स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रहे हो तुम्हारे पास, है ना। तबला वगैरह बजाते हो तो उसमें जो ड्रम होता है वो तुम्हारा ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर क्या वाइब्रेट कर रहा है, वोकल कॉर्ड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपगेट मतलब होता है ट्रैवल कैसे करता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है। अब साउंड एक्चुअली क्या होता है, एक तरह का वेव होता है। साउंड क्या होता है हमारे पास, एक तरह का वेव या फिर एनर्जी होती है एक, और वेव की या फिर एनर्जी के ट्रैवल करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से, दो तरीके होते हैं वेव के या फिर एनर्जी के ट्रैवल करने के, क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है तुम्हारे पास, बेस्ड ऑन दैट तरीका हमारे पास दो तरह के वेव्स होते हैं। कौन कौन से, हमारे पास दो तरह के वेव्स होते हैं। कौन कौन से, जैसे इसमें हमारे पास ये कैसे साउंड जो है तुम्हारे पास वो प्रोपगेट कैसे करता है। तो जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है तुम्हारे पास, वाइब्रेट करता है, तो वो क्या करता है, अपने आसपास के एयर को भी क्या करता है, कंप्रेस करता है, जैसे पुश करता है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें इस वाले में देखो, जब ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, आगे पीछे जा रहा है। तो जब ये स्ट्रिंग आगे की तरफ जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये एयर को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। और जब ये पीछे की तरफ जा रहा है तो एयर को क्या कर रहा है, अपने साथ पुल कर रहा है। तो इससे होता क्या है, एयर के अंदर एक ऐसा कुछ क्रिएट हो जाता है, एक जगह तुम्हारे एयर के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, एक जगह पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर, एक जगह पास पास, एक जगह दूर दूर। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो एयर को कंप्रेस करेगा तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। जब ये पीछे जाएगा स्ट्रिंग तो एयर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर। तो जहां पर एयर के पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन। उस रीजन को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जहां पर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन की फॉर्म में साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो किसका रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स का। अगर मैं बोलूं ये कोई मीडियम ही नहीं है, अगर कोई मीडियम नहीं है, इफ देयर इज नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है, तो क्या साउंड ट्रैवल कर सकता है भाई, नो। अगर कोई मीडियम नहीं है तो साउंड नहीं जाएगा, साउंड कैन नॉट ट्रैवल, साउंड कैन नॉट ट्रैवल। और ऐसे वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, ऐसे वेव को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्या कहते हैं उसको, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं, वो वेव्स होते हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। साउंड जो है विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारा लाइट है, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, तो नॉन मैकेनिकल वेव में आता है। किसमें आता है, नॉन मैकेनिकल वेव। जिस भी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है उसको क्या कहते हैं हम, मैकेनिकल वेव। तो साउंड क्या हमारे पास, एक मैकेनिकल वेव। समझ में आ रहा है भाई, क्या हो रहा है इसके अंदर, जब भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर। एयर को क्या कर रहा है, अपने आप कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है। जहां पर पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर। इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रहा है समझ में। और जहां पर दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वो कंप्रेशन आगे की तरफ मूव किया। जब तुम्हारा पार्ट वो ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट, जो स्ट्रिंग जो है तुम्हारी पीछे की तरफ जा रही होती है, तो व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ आ रही होती है, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर। और उसी को क्या कहते हैं हम, रेयरफैक्शन। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ, ये मूव करती रहती है रैपिडली, मतलब फास्ट मूव करती रहती है, एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता रहता है एयर के अंदर, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता रहता है। और इसी की वजह से तुम्हारा साउंड जो है प्रोपगेट करता है मीडियम में। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में साउंड क्या करता है, मीडियम में प्रोपगेट करता है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। कंप्रेशन क्या होता है तुम्हारे पास, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जहां पर प्रेशर ज्यादा है उसको क्या कहते हैं हम, कंप्रेशन। और रेयरफैक्शन क्या होता है, इट इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, जहां पर प्रेशर कम है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर कहां क्रिएट हो जाता है, जहां पर पार्टिकल्स पास पास होते हैं, एयर के पार्टिकल जहां पास पास होते हैं वहां हाई प्रेशर, और उसको क्या बोलते हैं भाई, कंप्रेशन। और जहां पर एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए उसको तुम क्या कहते हो, लो प्रेशर या फिर रेयरफैक्शन। प्रेशर क्या होता है, वही लिखा है, रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, कितने ज्यादा मीडियम में कितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर। ज्यादा डेंसिटी होगी मतलब पार्टिकल्स पास पास होंगे, मतलब प्रेशर ज्यादा। मतलब यहां से देख सकते हो कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। जहां डेंसिटी तो समझते हो ना भाई, जहां पर डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, उल्टा, जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जो साउंड कैसे प्रोपगेट करता है उसको तुम विजुअलाइज कर सकते हो एज प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन।
पार्टिकल्स कहीं पास पास, कहीं दूर दूर, पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, उसी को तुम क्या कहते हो, या प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। जैसे यहां तुम देख रहे हो, जैसे स्पीकर चल रहा है यहां पर, तो स्पीकर चल रहा है तो तुम देख रहे हो कुछ जगह पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, कुछ जगह दूर दूर जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना? तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में साउंड क्या करता है, यहां पर ट्रैवल कर रहा है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इसको भी देख सकते हो। स्पीकर जब चल रहा है था तो एक जगह पार्टिकल्स क्या हो गए तुम्हारे पास, पास पास आ गए, और एक जगह पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर। जहां पर पार्टिकल्स तुम्हारे पास पास है उसको क्या कहते हैं हम, कंप्रेशन। जहां पर पार्टिकल्स तुम्हारे दूर दूर है उसको तुम क्या कहते हो, रेयरफेक्शन। जहां पर पार्टिकल्स पास पास होंगे वहां पर हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। देखो ये किसका ग्राफ है, डेंसिटी और प्रेशर। डेंसिटी और प्रेशर आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं। वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ये, दिख रहा है यहाँ पर, डेंसिटी और प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। तो जहां पर तुम्हारे पास पार्टिकल्स पास पास आ गए उसको कंप्रेशन कहते हैं। वहां पर देखो ये मीन प्रेशर है तुम्हारे पास, मीन से क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा है यहाँ पर। और जहां पर पार्टिकल्स दूर दूर है रेयरफेक्शन कहते हैं इसको। और यहां पर देखो क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, मिनिमम। यहां पर प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, ज्यादा। यहां पर प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, रेयरफेक्शन में मिनिमम। यहां पर कंप्रेशन वाले रीजन में प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, ये दिख रहा है ना, ज्यादा। रेयरफेक्शन वाले रीजन में क्या हो गया, प्रेशर कम। कंप्रेशन वाले रीजन में क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा। अब ऐसा नहीं है कि कंप्रेशन से रेयरफेक्शन एकदम से आ जाता है, यहां पर एकदम प्रेशर ज्यादा, यहां पर एकदम प्रेशर एकदम से घट जाता है। ये जो प्रेशर है तुम्हारे पास वो ग्रेजुअली घटता है। कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में प्रेशर एकदम से ऐसे नहीं कि यहां पर 10 था यहां पर एकदम से 0 हो गया या -10 हो गया। प्रेशर क्या हो रहा है तुम्हारा, धीरे 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 करके घट रहा है। तो तुम देख रहे हो यहां पर जो प्रेशर है तुम्हारे पास क्या हो रहा है, धीरे 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 करके यहां पर घट रहा है। जब कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में आते हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। फिर जब तुम रेयरफेक्शन से इसमें जाते हो, कंप्रेशन में जाते हो, तो प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो देखो यहां से धीरे 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 क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। फिर जब यहां से कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में जाते हो तो वापस से क्या हो रहा है, प्रेशर धीरे 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 घट रहा है। फिर यहां से तुम्हारे पास धीरे 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 बढ़ रहा है। फिर यहां पर कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में फिर तुम्हारे पास घट रहा है, एंड रेयरफेक्शन से कंप्रेशन में फिर बढ़ रहा है। तो तुम्हारा ग्राफ जो बनता है दिखाई दे रहा है, इसको ग्राफ को वैसे बोला जाता है साइनोसॉइडल ग्राफ। साइनोसॉइडल मैथ्स के अंदर पढ़ोगे अगले साल ही तुम। इस ग्राफ के फंक्शन को बोला जाता है, साइन का ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का ग्राफ है, तो इस ग्राफ को बोला जाता है साइनोसॉइडल ग्राफ। समझ में आ रहा है वेरिएशन कैसे हो रहा है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यहां पर बढ़ रहा था, फिर यहां पर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर एंड सो ऑन। कंप्रेशन वाले रीजन में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। जो रेयरफेक्शन वाला रीजन होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये ग्राफ किसका ग्राफ होता है भाई, डेंसिटी और प्रेशर का वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ होता है। क्लियर है यहां तक सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? दिस ग्राफ इज साइनोसॉइडल ग्राफ। समझ में आ रहा ना, जहां पर कंप्रेशन वहां पर प्रेशर ज्यादा, रेयरफेक्शन जहां पर प्रेशर कम, एंड सो ऑन। इसी चीज को लाइंस में बता रखा है, ठीक है। अब अगली चीज आती है हमारे पास, जैसे हमारे पास हम पढ़ रहे हैं कि साउंड क्या होता है, हमारे पास एक वेव होता है। साउंड क्या होता है हमारे पास, एक वेव होता है। अब वेव ट्रेवल जो करते हैं ना मीडियम में, वो दो तरीके से करते हैं। वेव के ट्रेवल करने के क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है उसको बेस्ड ऑन द प्रोपगेशन ऑफ वेव। हमारे पास दो तरह के वेव होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है इसको समझते हैं अच्छे से। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है इसको अच्छे समझते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को थोड़ा अच्छे समझते हैं। देखो यहां पर देखो, इसके अंदर देखो, जैसे मेरे पास स्पीकर लगा रखा है मैंने। अब स्पीकर है, आसपास ये मीडियम है, मीडियम के अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे। तो मैं यहां पार्टिकल्स डाल रहा हूं। अब ये एयर के पार्टिकल्स है, दिखाई दे रहा है एयर के पार्टिकल्स है सभी को। जैसे मैं स्पीकर ऑन करूंगा, ध्यान से देखना पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होगा, ध्यान से देखना। जैसे एयर के पार्टिकल्स, अभी क्या है तुम्हारे पास, प्रेशर यूनिफॉर्म है हर जगह। प्रेशर क्या है हमारे पास, सारे के सारे पार्टिकल जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो प्रेशर भी क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म है। जैसे मैं स्पीकर ऑन करूंगा तो ध्यान से देखना, तुम क्या नोटिस कर रहे हो, ध्यान से देखो इसको, ये कैसे पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं। तुम किसी भी रेड वाले पार्टिकल को देख लो, चलो इस वाले पार्टिकल को देखो। ये रेड वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने ही मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना भाई। और वेव भी कैसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो फील करो, ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, और वेव भी कैसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो अगर पार्टिकल का मोशन जिस डायरेक्शन में होता है, वेव का डायरेक्शन भी अगर वही होता है, तो ऐसे वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोला जाता है, देखो ध्यान से, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से, और वेव कैसे जा रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में। और स्लो मोशन कर देता हूं, देखो ध्यान से, ये पार्टिकल को देखो, नोटिस करते हो रेड वाले पार्टिकल को। ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इधर इधर
इधर ऐसे तो मूव कर रहा है, और ये वेव भी कैसे जा रहा है तुम्हारा, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस डायरेक्शन में तुम्हारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है उसी के पैरेलल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेव प्रोपोगेट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दिखाई दे रहा है ना सभी को कि पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फास्ट कर देता हूं, पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और वेव भी ऐसे ही जा रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर तुम्हारा वेव जा रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। पार्टिकल का मोशन ऐसे और वेव भी कैसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरा, जैसे अगर हम बात करें, एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मतलब जानना जरूरी है हमारे लिए। जैसे इसमें नोटिस करना, जैसे ये वाटर है हमारे पास, पानी के अंदर अगर मैंने यहाँ पर जैसे कुछ पत्थर वत्थर गिराया, चलो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिर रहा है, तो तुम देखना पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है और वेव कैसे जा रहा है। नोटिस करना, देखो ये पार्टिकल कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे अपने मेन पोजीशन पे क्या कर रहा है, ये पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे, और वेव कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो दो प्रोपोगेट कैसे कर रहा है, वेव कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल क्या कर रहा है तुम्हारा, मोशन कैसे कर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेव का मोशन है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पार्टिकल तुम्हारा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वो वेव तुम्हारा ऐसे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। एक और एग्जांपल देख सकते हो उसका, इसको ध्यान से देखना। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इसमें ध्यान से देखना। मैंने एक वेव जनरेट करा, मैंने, ठीक है। नोटिस करो ये पार्टिकल, जैसे ग्रीन वाला पार्टिकल देखना क्या कर रहा है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन वेव कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो नोटिस करो, ट्रांसवर्स वेव। ये क्या हमारे पास, देखो पार्टिकल कैसे जा रहा है भाई तुम्हारे पास, किसी भी इंस्टेंट पे तुम देख लो पार्टिकल कैसे जा रहा है भाई तुम्हारे पास। पार्टिकल जा रहा है तुम्हारे पास, नोटिस करो पार्टिकल देखो कैसे जा रहा है, देखो ग्रीन वाले पार्टिकल को देखो, ये ऊपर गया नीचे आया, ये तो हो रहा है। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है तुम्हारे पास, ऊपर नीचे, लेकिन वेव कैसे जा रहा है, वेव जा रहा है इस डायरेक्शन। तो पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, वेव ऐसे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्स वेव। कोई दिक्कत, युवराज सिंह? पार्टिकल तुम्हारा कैसे जा रहा है, डैम्पिंग जीरो कर रखा है। पार्टिकल देखो, फिर से देख लो, ग्रीन वाला पार्टिकल को नोटिस करना, देखो पार्टिकल, ये ग्रीन वाला पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, ऐसे ही तो जा रहा है ऊपर नीचे, लेकिन वेव कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव बनता है तुम्हारा, स्ट्रिंग के अंदर, तार के अंदर, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। वाटर के अंदर जो वेव बनता है, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। साउंड के अंदर जो तुम्हारे पास वेव बनता है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड के अंदर जो वेव बनता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कोई दिक्कत? तो बेस्ड ऑन प्रोपगेशन, पार्टिकल्स किस तरह से तुम्हारा प्रोपगेट कर रहा है, किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, और वेव कैसे प्रोपगेट कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के वेव्स होते हैं। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। देखो इसमें क्या कर रहा है, देखो मैंने पार्टिकल का मोशन देखो कैसे किया, इस तरह से उसको वाइब्रेट किया, लेकिन वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या होता है हमारे पास, इन साउंड वेव्स, इसमें साउंड वेव में क्या होता है हमारे पास, साउंड वेव के अंदर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन, पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस जा रही है, पार्टिकल भी उसी के पैरेलल मूव करते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, साउंड वेव्स को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव्स कौन से वेव्स होते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान रखना, साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं होते, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें कौन सा, ट्रांसवर्स वेव। देखो पार्टिकल का मोशन कैसे हुआ, ऊपर नीचे, वेव कैसे जा रहा है इस डायरेक्शन, नोटिस कर लो फिर से, पार्टिकल का मोशन कैसे हुआ, ऊपर नीचे, वेव कैसे जा रहा है इस डायरेक्शन। तो पार्टिकल का मोशन ऐसे ऊपर नीचे और वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं इसको, एग्जांपल मैंने डाल रखा है, वाटर वेव्स, लाइट वेव। लाइट भी क्या होता है हमारे पास, एक ट्रांसवर्स वेव होता है, या फिर वेव्स इन अ स्ट्रिंग, जो भी मैंने दिखाया था, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव बनता है वो भी क्या होता है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? ठीक है, गुड। देख सकते हो साउंड वेव, साउंड वेव कैसे प्रोपगेट करता है तुम्हारे इस तरह से। लाइट वेव में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है, वेव ऐसे जाता है, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, अब साउंड को अगर अच्छे से स्टडी करना है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ चीजें देख लो, जैसे वही जो हमने ग्राफ पीछे बनाया था, डेंसिटी और प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, देखो यहां से लेकर के, अगर मैं यहां से स्टार्ट हुआ हूं, कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, यही पॉइंट जब दोबारा आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, एक वेव बना है पूरा। तो यहां से लेकर के देखो ये चले 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 चले, फिर से ये पॉइंट आ गया ना, तो ये वेव, ये यहां से लेकर के यहां तक हम कहते हैं ये क्या बना हमारे पास, दिस इज वन कंप्लीट वेव।
इसको क्या बोलते हैं हम? वन वेव। फिर से देखो, अगर हम यहां से चले और यहां से चले और ये चलते 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 वही पॉइंट दोबारा आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया तुम्हारा? दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक वेव, वन वेव है। इसके और भी नाम होते हैं, वन वेव बोल लो, वन ऑसिलेशन बोल लो, वन साइकिल बोल लो, वन पीरियड बोल लो, ये सारे एक ही बात है। वन वेव, वन ऑसिलेशन, वन साइकिल या फिर वन पीरियड, ये सारी की सारी क्या इन्हीं के अलग अलग नाम है। वन वेव बोल लो, वन ऑसिलेशन बोल लो, वन साइकिल बोल लो, वन पीरियड बोल लो, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारे पास क्या कहलाता है? एक वेव। और यहां से लेकर के यहां तक, ये जो वेव की जो तुम्हारी लेंथ है यहां से यहां तक की, इसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेव की लेंथ। इसको और अच्छे से अगर सिंप्लीफाइड तरीके से वो करना है तुम्हें, तो बता सकते हो। देखो, जो ये मीन प्रेशर से जो मैक्सिमम प्रेशर जो तुम्हें मिल रहा है ना, इस पॉइंट को बोला जाता है क्रेस्ट। क्या बोला जाता है? क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और इसको क्या बोला जाता है? ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। क्या बोला जाता है? ट्रफ। तो ये भी क्रेस्ट ही है तुम्हारा, ये ट्रफ ही है तुम्हारे पास। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या तो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है, क्या कहलाता है वो? वेवलेंथ। क्या कहलाता है वो? वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। अच्छा, ये क्रेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। और ट्रफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेयरफेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरे वाले कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह सकता हूं ना, दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं उसको? वेवलेंथ। दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं भाई? वेवलेंथ। या दो रेयरफेक्शन या फिर ट्रफ। ट्रफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? TROUGH। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेयरफेक्शन को। तो जहां दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, ये सारे डिस्टेंस इक्वल ही है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा। सिंबल क्या होता है हमारे पास? लैम्डा। लैम्डा उल्टा H बना दो, उल्टा H। और लैम्डा एक डिस्टेंस की यूनिट है, तो यूनिट क्या होगी इसकी? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मीटर होगी इसकी यूनिट, मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन C और टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ग्रीक लेटर है, क्योंकि सारी मैंने बताई थी कहानी यूजुअली स्टार्ट हुई थी सारी की सारी ग्रीस से, है ना। एरिस्टोटल हो गया, पाइथागोरस हो गया, ये सारे कहाँ के थे? ग्रीक के थे, ठीक है ना। तो जनरली तुम्हारी जो सारी मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह की डेवलपमेंट जो हुई थी ना, वो सारी ग्रीस से स्टार्ट हुई थी। जो पिरामिड वगैरह बनाने के लिए मैथमेटिक्स, पाइथागोरस हो गया, वो सब वहीं से स्टार्ट हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम ग्रीस का ही था। पाइथागोरस, हिरॉन्स हो गया, वो भी सारे ग्रीस के थे, ठीक है। आगे देखो, जैसे ये दिख रहा है यहां पर, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। दिस इज वेवलेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं? दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है दैट इज वेवलेंथ, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने बताया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको भी फील करते हैं अच्छे से। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? यहां से देखो, फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? अगर मैं देखना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये वेव बना रहा है, देखो स्टॉप कहां से हुआ, ये गया, देखो ये तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाता है? एक वेव। यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाता है? एक वेव। तो ये एक वेव, एक सेकेंड में तुम्हारे पास कितने वेव बन रहे हैं? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो यहां पर कुछ, यहां पर तुम देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ वेव्स कुछ बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे? नोटिस करो, है ना। यहां पर एक वेव बन रहा है, देखो अगर मैं यहां से स्टॉप कर दूं, इसको रुक जाना, ये देखो यहां, तो यहां से लेकर के यहां तक ये एक वेव बन गया तुम्हारे पास। ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्या है हमारे पास? एक वेव, है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक ऐसे कितने वेव्स एक सेकंड में बन रहे हैं तुम्हारे पास? यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज 1 वेव। ऐसे एक सेकंड में कितने वेव्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं एक सेकंड में तुम्हारे पास कितने वेव बन रहे हैं? 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10। अगर 3 वेव बन रहे हैं तुम्हारे पास एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3। 50 बन रहे हैं तो कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? 50। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहा है ये नंबर ऑफ वेव्स कुछ बन रहे हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस, क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दिस इज वेवलेंथ। अब तुम नोटिस करना, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो देखना ये फास्ट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं तुम्हारे एक सेकंड में, नोटिस करो। अब एक सेकंड में क्या हो रहे हैं? ज्यादा वेव्स बन रहे हैं, तो मैंने क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। मैंने क्या करा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। एक चीज और नोटिस करो, जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कम हो गया।
मतलब वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो गया। नोटिस करो, देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी घटा रहा हूं तो अभी देखना फ्रीक्वेंसी जब मैं घटाऊंगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नोटिस करना, देखो अब नोटिस करो, अब दो देखो, पहले इनके बीच का डिस्टेंस इतना था, अब डिस्टेंस क्या हो गया, तुम्हारे पास बढ़ गया, वेवलेंथ क्या हो गया, हमारे पास बढ़ गया। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली, उल्टे रिलेटेड होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। अभी देखो फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर रखी है तो दो इनके बीच का, दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ज्यादा है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा दूं तो देखो इन्हीं दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, अब कम हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होता है। इनवर्सली मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। आ रहा है समझ में अच्छे से। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने वेव्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया भाई। तो एक सेकंड में कितने वेव्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ऊपर वाले की। नंबर ऑफ वेव्स तुम्हारे क्या बन रहे हैं, इसमें ज्यादा बन रहे हैं। और इसको वेवलेंथ से भी पहचान सकते हो, इनकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी कम है। और यहां लिखा भी है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। समझ में आ रहा, हायर फ्रीक्वेंसी स्मॉलर, लेस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है तक। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, तो इसकी यूनिट होती है, इसको सिंबल क्या होता है इसका, वी। ऐसे वी बनाते हो ना, वी में थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर दो, वी ऐसे कर दो, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। न्यू बोलते हैं इस लेटर को, क्या बोलते हैं, न्यू, एन यू, न्यू, ग्रीक लेटर है भी, क्या कहते हैं इसको, न्यू। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। और सिंबल क्या होता है हर्ट्ज का, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिंबल होता है, सिंबल होता है हर्ट्ज, और यूनिट क्या होती है हमारे पास, यूनिट होती है हर्ट्ज और सिंबल होता है Z। ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू से। ये दिख रहा है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या करता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या, साउंड का ये फॉर्म है ना, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन करा। फ्रीक्वेंसी से साउंड की एक क्वालिटी डिसाइड होती है, दैट इज कॉल्ड, या फ्रीक्वेंसी किस तरह से तुम्हारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी को किस तरह से इंटरप्रेट करता है, फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी को किस तरह से इंटरप्रेट करता है, उसको क्या बोला जाता है, पिच। क्या बोला जाता है, पिच, पिच। ठीक है, तो तुम्हारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड। जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारा ब्रेन इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पिच, इज कॉल्ड इट्स पिच। अब देखो पिच क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा दो तरह की साउंड्स होती हैं। गर्ल्स की आवाज क्या होती है, जनरली पतली होती है, सुना है ना, पतली होती है। पतली मतलब हाई पिच, पतली मतलब हाई पिच। एक सेकेंड का टाइम। अगर मैं बात करूं, जैसे ये साउंड सुनो, अगर मतलब ये 440 हर्ट्ज पे है, तो अगर यहां पर अगर हम बात करें, देखो ये साउंड सुनाई दे रही है ना, तो ये 440 हर्ट्ज पे है, 440 हर्ट्ज पे तो हमारे पास पिच आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, अगर फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा दूं तो देखो क्या हो जाएगी, पतली हो गई बात, तो क्या हो गया, पिच क्या हो गया, बढ़ गया, पिच क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, इनकी साउंड क्या कर दूं, फ्रीक्वेंसी कम कर दूं, मोटी हो गई आवाज। तो लेस फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा पिच। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी कम मतलब लो पिच, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब हाई पिच। ठीक है, देखो मोटी आवाज है, सुनाई भी नहीं दे रहा होगा अभी। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रही है, पिच बढ़ रही है, सुनाई दे रहा ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास,
पिच बढ़ गई। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी किसको डिसाइड करती है? पिच को, ठीक है, पिच को। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। द फास्टर द वाइब्रेशन, जितना ज्यादा वाइब्रेशन फास्ट होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ज्यादा पिच होगी। समझ में आ रहा भाई? फ्रीक्वेंसी ज्यादा, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच। हाई पिच का मतलब क्या होता है? पतली आवाज जो तुम देखते हो ना गर्ल्स की होती है जनरली, दैट इज हाई पिच। और जो लो फ्रीक्वेंसी मतलब, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच। जो बॉयज की जनरली क्या होती है? मोटी आवाज होती है। कई लोगों की तुमने देखा होगा बहुत ही मोटी आवाज होती है, मतलब पिच कम है। समझ में आया? हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी मतलब। इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, नंबर ऑफ वेव्स इसमें ज्यादा बन रहे हैं, तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई पिच को, हाई पिच साउंड। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास? कम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लो पिच साउंड। तुम्हें ग्राफ दे देगा एग्जाम में, बोलेगा कि कौन सा हाई पिच को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी कम है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है और इसकी पिच क्या है हमारे पास? हाई, इसकी हाई है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास? कम है और पिच क्या है इसकी? लो है। तो ये तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है, एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है ना? जैसे अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं, ये रहा तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक एक वेव, ये एक वेव को बनने में जितना भी टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वेव को बनने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? तो या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, देखो यहां से लेकर के अगर मैं आगे उसको लेकर के जाऊं तो ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेयरफेक्शन को। तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन मतलब एक कंप्रेशन से दूसरा कंप्रेशन बनने में जितना टाइम लगेगा उसको तुम क्या कह सकते हो? टाइम पीरियड, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। या एक रेयरफेक्शन से दूसरा रेयरफेक्शन बनने में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो क्या है? द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। मतलब दो कंप्रेशन को बनने में, एक कंप्रेशन बन गया उसके बाद दूसरा कंप्रेशन वापस से बनने में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इनके बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ है ना? तो डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ और जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक बनने में दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अलग अलग चीज है, वेवलेंथ अलग है, टाइम पीरियड अलग है। यहां से यहां तक बनने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड और इनके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो और लिखा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में यहां से लेकर के यहां तक, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। ठीक है ना? ये रहा। और फ्रीक्वेंसी और टाइम कैसे रिलेटेड होता है ध्यान रखना भाई। फ्रीक्वेंसी जो होता है तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंसी ऐसे न्यू से वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। सोचो ना, यहां से लेकर के यहां तक अगर बनने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगी? कम होगी। कम नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे तुम्हारे पास। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। और टाइम पीरियड कम होगी, बहुत जल्दी वेव बन रहा है यहां पर, एक वेव बहुत जल्दी बन रहा है मतलब ज्यादा वेव्स बन रहे होंगे तुम्हारे एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली रिलेटेड। क्लियर है तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है तुम्हारे पास? ये डिस्टेंस, ये मीन पोजीशन से ही तुम्हारा जो मैक्सिमम कितना कंप्रेशन हो रहा है और कितना रेयरफेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब देखो यहां पर क्या हो गया? एम्पलीट्यूड बढ़ा कि घटा? पहले इसके कंपैरिजन में बढ़ गया। अब तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया ना, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया हमारे पास? बढ़ गया। एम्पलीट्यूड क्या हो गया हमारे पास? बढ़ गया। इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो गया? एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। इसमें एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास? कम। इसमें एम्पलीट्यूड क्या है? लो है और इसमें एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा। एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हुआ फ्रॉम द इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। इस मीन वैल्यू से आइदर साइड, ऊपर भी और नीचे भी, उस डिस्टर्बेंस को क्या कहते हैं? जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जो तुम्हारा क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है यहां तक? अब एक दो तरह के साउंड होते हैं, तुमने सुना होगा, एक होता है लाउड साउंड और एक होता है सॉफ्ट साउंड। लाउड मतलब बहुत तेज चिल्ला करके लोग, सुना होगा कुछ लोग बहुत धीरे बोलते, बहुत लाउड आती है आवाज, और कुछ लोग बहुत तेज भी बोलते फिर भी आवाज धीमी आती है। तो वो साउंड होता है तुम्हारे पास सॉफ्ट साउंड और एक लाउड साउंड। तो लाउड साउंड किससे बनता है? अगर एम्पलीट्यूड वेव का ज्यादा है तो साउंड कैसा बनेगा तुम्हारा? लाउड। और अगर एम्पलीट्यूड वेव का क्या है? कम है, तो सॉफ्ट साउंड कैसा बनेगा? सॉफ्ट। तो लाउडनेस जो होता है ना तुम्हारा, लाउडनेस ऑफ साउंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एम्पलीट्यूड के। किसके? एम्पलीट्यूड के। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब लाउडनेस ज्यादा और एम्पलीट्यूड कम मतलब लाउडनेस कम। आ रहा है समझ में?
वही लिखा है। और एम्पलीट्यूड किससे क्रिएट होता है, मतलब अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ अभी, जैसे मैं धीरे बोल रहा हूँ तो मेरी एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। अब मैं तेज बोल रहा हूँ मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा दी मैंने। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए मैंने करा क्या, मेरी बॉडी से मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, वोकल कॉर्ड के ऊपर मैंने क्या करा, ज्यादा फोर्स लगाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया और मेरी साउंड क्या हो गई, लाउड हो गई। आ रहा समझ में? तो मैंने फोर्स ज्यादा लगाया तो मेरी वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन, मतलब फोर्स ज्यादा लगाने की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से मेरी साउंड क्या हो गई, लाउड हो गई। तो एम्पलीट्यूड कैसे बनता है, क्रिएट कैसे होता है, ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करने के लिए मैंने ज्यादा फोर्स लगाऊंगा अगर अपने अंदर से, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और लाउडनेस बन जाएगी, ज्यादा साउंड तुम्हारी कैसे हो जाएगी, लाउड। और अगर फोर्स कम लगाऊंगा तो लाउड साउंड कैसे होगी तुम्हारी, सॉफ्ट साउंड। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला कुछ और डेफिनेशन है हमारे पास। जैसे मैं कहता हूं कि दो साउंड है हमारे पास, उसकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, फिर भी मेरे को पता चल जाएगा कि ये रुद्रा की आवाज है और ये क्या है, केशव की आवाज है। कैसे? हर एक साउंड की क्या होती है हमारे पास, एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी ऑफ साउंड हर एक की क्या होती है, अलग अलग होती है। क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, टिम्बर ऑफ साउंड। ये क्या होता है, दो साउंड जिसकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, उसके बावजूद भी मैं एक साउंड को दूसरे साउंड से क्या कर सकता हूं, डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। दैट क्वालिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड टिम्बर ऑफ साउंड। क्या कहलाता है वो, टिम्बर ऑफ साउंड। द साउंड विच इज मोर प्रेजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी। जो ज्यादा सुनने में अच्छा लगे उसको क्या कहते हैं हम, कि अच्छी क्वालिटी का साउंड है, और जो सुनने में अच्छा ना लगे उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस। क्या कहते हैं उसको, नॉइस। क्या कहते हैं उसको हम, नॉइस। नॉइस इज अनप्लेजेंट टू द ईयर, जो सुनने में अच्छा ना लगे दैट इज नॉइस। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, टोन। और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलते हैं हम, नोट। सुना होगा ना, म्यूजिक के अंदर टोन होता है, नोट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, तो टोन और नोट ये होता है, और इसको सुनने में अच्छा लगता है, एंड इज प्रेजेंट टू। अगला क्या है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये क्या होता है हमारे पास, जैसे तुम्हारे कानों पे एक सेकेंड में कितनी साउंड पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एक सेकंड में कितनी साउंड पड़ रही है, कितनी पावर ऑफ साउंड पड़ रही है, कितनी एनर्जी पड़ रही है तुम्हारी एक सेकंड में तुम्हारे साउंड एयर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, जैसे अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं तो यहां से सेम ही एम्पलीट्यूड, लाउडनेस तो मेरी पता नहीं कहां से कहां तक हुआ, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं फिर से, ठीक है। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन, ठीक है। एक सेकेंड फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। A sound of single frequency is called a tone, मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं हम, टोन। और जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं हम, नोट। ठीक है ना। और सुनने में अच्छा लगता है। म्यूजिशियन जो होते हैं तुम्हारे अलग अलग नोट निकालते हैं ना, अलग अलग नोट पे म्यूजिक गाते हैं या फिर सिंगिंग करते हैं। नॉइज जो होता है अनप्लेजेंट टू द ईयर और म्यूजिक इज प्लेजेंट टू द ईयर। अब ये नॉइज क्या है और म्यूजिक क्या है, वो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। कुछ लोगों को कुछ साउंड अच्छी लग सकती है और दूसरों को वही साउंड पूरी लग सकती है। तो नॉइज जो है किसी कोई एक पर्टिकुलर साउंड किसी के लिए क्या हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है, और दूसरे के लिए क्या हो सकती है, नॉइज हो सकती है। ध्यान रखना इस चीज को। फिर मैं इंटेंसिटी समझा रहा था, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, एक बात बताओ, तुम आगे बैठे हुए हो और एक बंदा पीछे बैठा हुआ है, तो दोनों के ऊपर, दोनों के कानों के ऊपर साउंड एनर्जी सेम पड़ रही होगी। जैसे कोई बहुत पीछे बैठा है तो उसको मेरी आवाज थोड़ी धीमी आ रही होगी और तुम्हें क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कानों पर, क्योंकि तुम पास बैठे हुए तो तुम्हारे कानों पर क्या पड़ रही है, इंटेंसिटी मतलब साउंड एनर्जी ज्यादा पड़ रही है। और जो पीछे बैठा हुआ उसके कानों पर एक सेकंड में यूनिट एरिया पे एनर्जी क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। तो उसके लिए इंटेंसिटी क्या होगी, अलग होगी। तुम्हारे लिए इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें अच्छे से सुनाई देगा। क्लियर है? और लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। मतलब और लाउडनेस इसी से रिप्रेजेंट होता है कि तुम्हें मेरी साउंड क्या होगी, इंटेंसिटी तुम्हारे लिए ज्यादा है तो लाउडनेस, तुम्हें मेरी साउंड क्या आवाज कैसी आ रही है, होगी आवाज, लाउडनेस, लाउड आ रही होगी। और जो पीछे बैठा होगा उसको क्या आ रही होगी, थोड़ी लाउड, धीमी लगेगी। समझ में आ रहा है? तो वो तुम्हारा रिस्पॉन्स टू द ईयर टू द साउंड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब अगला हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल होता है हमारे पास, मीडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पर यही है कि अगर कोई मीडियम नहीं है, इफ देर इज नो मीडियम, लाइक इन स्पेस, अगर मैं बात करूं स्पेस के अंदर क्या मुझे साउंड आएगी? अगर मैं बोल रहा हूं और तुम सामने बैठे हो, स्पेस में क्लास चल रही हो, तो मेरी आवाज तुम तक पहुंचेगी? तो आंसर इज नो। तो वहां पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी हमारे पास, जीरो। वहां पर स्पेस के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करती। वहां पर साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। स्पेस में जब भी जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं ना,
वो साइन लैंग्वेज वगैरह में बात करते हैं, वहाँ साइन वो आवाज़ नहीं आती वहाँ पर, तो साइन लैंग्वेज वगैरह सीखते हो तो नहीं बेटा, मीडियम चाहिए होता है ना, तो मीडियम ही नहीं है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा तुम्हारे पास क्या होता है, जीरो होता है। इन स्पेस हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, जीरो, मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होती है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा तुम्हें पता है कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है, पार्टिकल टू पार्टिकल। अब तुम्हें पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, तो इसी वजह से स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास सॉलिड में क्या होती है, ज्यादा, फिर लिक्विड में होती है, और सबसे कम क्या होती है, गैस में होती है। सबसे कम क्या होती है, गैस में। और ये भी ध्यान रख लेना, और साउंड जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, याद कर लो इसको, 331 मीटर पर सेकेंड। ये किसमें, हमारे पास एयर में। और 22 डिग्री सेल्सियस पे, 22 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है हमारे पास, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में सबसे कम होती है। तो ध्यान रख लेना, 22 डिग्री सेल्सियस पे इतनी होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उधर ही लगा लो, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा कहां पर होती है, सॉलिड में होती है स्पीड ऑफ साउंड, फिर लिक्विड में, गैस में सबसे कम। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो डिस्टर्बेंस जल्दी पहुंच जाएगा, तो स्पीड ज्यादा होगी। लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो थोड़ा देर से पहुंचेगा, और गैस में सबसे देर से पहुंचेगा। बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो डिस्टर्बेंस, साउंड क्या है, डिस्टर्बेंस ही तो है, जल्दी पहुंच गई यहां तक। लिक्विड में थोड़ा देर से पहुंची, गैस में और देर से पहुंची। समझ में आ रहा है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो तुमने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा है भाई, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना। सपोज हमारे पास क्या होता है, एक मिरर है, और मैंने यहां से लाइट रे फॉल कराई, टकराई, और वो ऐसे चली जाएगी। लाइट रे फॉल कराई, ऐसे चली गई। इस पॉइंट पे अगर मैं क्या करूं, जहां पर ये टकराई, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो तुम्हें पता है जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे पढ़ रखा होगा, वो रिवाइज करा रहा हूं, इंसिडेंट रे। और ये जो हमारे पास होती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास मिरर है, तो ये जो एंगल है तुम्हारे पास, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तुमने पढ़ रखा होगा कि एंगल आई जो होता है हमारे पास क्या होता है, एंगल आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट में इक्वल होता है। सेम साउंड में भी होता है। साउंड में भी क्या हो रहा है तुम्हारा, साउंड जैसे क्लॉक है यहां पर, अब यहां से साउंड गई, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुई और वापस इधर। तो ये जो एंगल बन रहा है ना तुम्हारा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साउंड के केस में भी एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो जो वही लिखा हुआ है, साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंसेस ऑफ अ वॉल। लाइक लाइट, लाइट की तरह भी साउंड क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है एट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो लाइट फॉलो करता है, वही साउंड भी फॉलो करता है। कोई दिक्कत तो नहीं, वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा साउंड भी फॉलो करता है, ठीक है। द डायरेक्शन इन विच द इंसिडेंट साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वही एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर, वही सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। और तीनों के तीनों तुम्हारे पास, ये तुम्हारा इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में। क्लियर है यहां पर, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन। अगला देखो, आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एको। अब एको को समझने से पहले एक टॉपिक समझो विच इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। जैसे तुम्हें ये वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही है सभी को, ये वीडियो ही है ना भाई, ये वीडियो चल रही है एक तरह से। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, परसिस्टेंस ऑफ विजन। एक क्या होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। समझना इसको ध्यान से, परसिस्टेंस ऑफ विजन। वीडियोग्राफी का जो मेन कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है। अब एको क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। रिपीटेड साउंड, तुमने देखा होगा तब कभी तुम कुछ बोलते हो और वही साउंड तुम्हें दोबारा सुनाई दे देती है, दैट इज कॉल्ड एको। एको का मतलब कुछ लोगों को लगता है गूंजना, साउंड गूंजना इज नॉट एको। रिफ्लेक्शन, एक बार तुम्हें साउंड, तुमने कुछ बोला, वो चीज तुम्हें दोबारा सुनाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एको। दैट इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ सरफेस। जैसे तुम यहां से देख रहे हो, ये गया, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, इसको दोबारा सुनाई देगा। इसको समझने के लिए एक चीज समझो, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है।
हमारे ब्रेन को कोई भी चीज हमने देखी, हमारे आंखों ने जो भी चीज देखी, उसको प्रोसेस करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। वो टाइम कितना होता है? 1/16 सेकेंड। तुमने एक फोटो देखी और दूसरी फोटो देखी, उन दोनों फोटोज को प्रोसेस करने में हमारे ब्रेन को टाइम कितना लगता है? 1/16 सेकेंड। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो आई थिंक ये आएगा 16 6 0.625 सेकेंड। इतना टाइम लगता है किसी भी इमेज को प्रोसेस करने में हमारे ब्रेन को। मतलब अगर मैं तुम्हें एक फोटो दिखा दूं और दूसरी फोटो इससे कम टाइम में दिखा दूं, तो तुम उन दोनों फोटोज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तुम्हें दोनों फोटो से कॉन्टिन्यूस चलती हुई दिखाई देगी। इसी कंसेप्ट के ऊपर तुम्हारा काम करता है वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी में क्या होता है? यही होता है, कई सारी फोटोज एक के बाद एक करके चला दी जाती है और उनके दोनों फोटोज के बीच में टाइम कितना होता है? इससे कम का होता है। सिमिलरली यही कंसेप्ट हमारे साउंड के लिए भी होता है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड। किसी भी साउंड को जब तुम सुनते हो तो ब्रेन को प्रोसेस करने में उसको टाइम लगता है 0.1 सेकेंड का। कितने का? 0.1 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ साउंड। अब मैंने एक साउंड भेजी और दूसरी साउंड अगर 0.1 सेकेंड से कम टाइम में अगर तुम सुनते हो, जैसे अगर मैंने बोला हेलो, अब यहां पर एको क्यों नहीं हो रही? यहां सामने दीवार है तो यहां एको क्यों नहीं हो रही? यहां एको इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि जो मैंने बोला, ध्यान से सुनना, एक तो मैंने बोला और एक तो आवाज डायरेक्टली मेरे मुंह से कान पे जा रही है और एक रिफ्लेक्ट होकर के वापस से ईयर्स में आ रही है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है मेरे ईयर्स में, उसमें टाइम कितना लग रहा है? उसमें टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड से कम का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 0.1 सेकेंड से कम का टाइम लग रहा है। अगर मेरे को वही साउंड, जैसे मैंने बोला हेलो, और मुझे वही हेलो दोबारा सुनना है, तो वो हेलो रिफ्लेक्ट होकर के मेरे कान में अगर 0.1 सेकेंड के बाद आएगी तो मुझे हेलो दोबारा सुनाई देगा। अगर उससे पहले आएगी तो वो दोनों साउंड क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, मैं उन दोनों में डिफरेंस नहीं जान पाऊंगा। तो उसके लिए मान के चल लेते हैं, ये यहां से साउंड गई और ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आई मेरे पास। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? डिस्टेंस कवर किया d, ये डिस्टेंस गया और d डिस्टेंस वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 2d। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है हमारे पास एयर में? वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है ना, तो 22 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये? 2d। टाइम कितना ले रहा है उसके लिए? अगर ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर के 0.1 सेकेंड के बाद आए, मतलब 0.1 सेकेंड में आए, टाइम कितना लगे? 0.1 सेकेंड का, तो ही मेरे को दोबारा से वो साउंड सुनाई देगी। तो उसके लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो 2d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और 2d वेलोसिटी कितना हमारे पास? 344 इंटू टाइम कितना हमारे पास? 0.1। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 344 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो यहां से निकल करके आ रहा है 17.2 मीटर। कितना आ रहा है? 17.2 मीटर। अगर जिससे भी साउंड मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कम से कम कितने डिस्टेंस पर हो? 17, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस है, इससे ज्यादा होगा तब भी हमें सुनाई देगा। अगर वो डिस्टेंस कितना हो? 17.2 मीटर हो, तो वो साउंड मेरे को रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी और उसमें टाइम कितना लगेगा? 0.1 सेकंड का टाइम लगेगा और वही साउंड मुझे फिर से सुनाई देगी। दैट इज कॉल्ड एको। उसी को क्या कहते हैं? एको। आ रहा है समझ में? एको क्या होता है? युवराज सिंह, अगर ये जो डिस्टेंस है जहां से मैंने बोला और ये गया वापस आकर के रिफ्लेक्ट होकर के मेरे पास आया, अगर इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लग रहा है? 0.1 सेकंड का। तो 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है। स्पीड ऑफ साउंड तुम्हारे पास पता है 344, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसको रिफ्लेक्ट होकर के वापस आने के लिए डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर। तो अगर ऑब्स्टिकल जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है वो कितने डिस्टेंस पे? मिनिमम 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो मुझे वही साउंड दोबारा सुनाई देगी। दैट इज कॉल्ड एको। जैसे मैंने हेलो बोला, कहीं रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा? 0.1 सेकंड का। कब? जब ऑब्जेक्ट क्या हो मेरे सामने? 17.2 मीटर के डिस्टेंस पर हो, तो मुझे वही साउंड दोबारा सुनाई देगा एंड दैट इज कॉल्ड एको। उसी को क्या बोलते हैं हम? एको। क्लियर है यहां तक? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? ओके। देखो रेवर्बरेशन हो गया था भाई, रेवर्बरेशन वाला टॉपिक हो गया था। चलो फिर से करा देता हूं। रेवर्बरेशन क्या होता है? बेसिकली जो तुम एक फील करते हो ना, साउंड का गूंजना रूम के अंदर। जैसे अभी भी मैं माइक से बोल रहा हूं तो साउंड जो है यहाँ पर गूंज रही है कि नहीं गूंज रही? गूंज रही है ना, दैट इज कॉल्ड रेवर्बरेशन।
इसमें होता क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, साउंड जो हो रहा है यहाँ से तुम्हारा कोई सोर्स है जो कि बोल रहा है और यहाँ ऑडियंस बैठी हुई है जो कि सुन रही है, ठीक है ना। एक साउंड तो डायरेक्टली गई, डायरेक्टली इसको सुनाई दे देगी यहाँ पर, और एक साउंड क्या गई, ऐसे गई, हर डायरेक्शन में जाती है ना साउंड, तो साउंड ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे दीवारों से रिफ्लेक्ट होकर के फिर इसके पास आई यहाँ। तो तुम क्या देख रहे हो, ये वाली साउंड और ये वाली साउंड के आने में टाइम का कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये वाली साउंड जल्दी आ जाएगी, डायरेक्टली आ गई, ये वाली इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा तो इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो साउंड में क्या क्रिएट हो जाएगी, एक ब्लरनेस टाइप की क्रिएट हो जाएगी। ब्लरनेस समझ रहे हो, थोड़ी साउंड तुम्हें गूंजेगी, जैसे तुम्हारा विजन में ब्लरनेस होती है ना, वैसे साउंड में क्या हो जाएगी, ब्लरनेस। जैसे अभी भी मेरी आवाज यहाँ पर थोड़ी सी गूंज रही है ना, ब्लर हो रही है, उसी को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, रेवर्बरेशन, गूंजना। तो ये किसकी वजह से होता है हमारे पास, ये होता है किसकी वजह से, अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से फ्रॉम द वॉल्स अंटिल इट इज रिड्यूस्ड टू अ वैल्यू वेयर इट इज नो लॉन्गर ऑडिबल। ये रिफ्लेक्ट होती रहेगी, मल्टीपल टाइम्स तक रिफ्लेक्ट होती रहेगी। कब तक, जब तक इसकी इंटेंसिटी इतनी कम ना हो जाए जब तक मेरे को सुनाई ना दे। तो ये मल्टीपल टाइम्स तक रिफ्लेक्ट होती रहेगी और सुनाई देगी। तो मुझे क्या सुनाई, इसी को क्या कहते हैं हम, गूंजना, साउंड को गूंजना, दैट इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। खाली कमरे में भी जो होता है ना, खाली कमरे, क्योंकि क्या है ना, खाली कमरे में इस वजह से होता है बिकॉज यहाँ पर जो तुम्हारे ये ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं ना, वो साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं काफी हद तक। जो तुम्हारे फ्लेक्स लगे हुए हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे कपड़े वपड़े सारे बेंचेस के क्या कर लेते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब। जब तुम्हारे खाली रूम होता है ना, तो वहां पर इजिली रिफ्लेक्ट हो पाता है साउंड, और तुम्हें क्या सुनाई देता है, गूंजता है जो साउंड, दैट इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। डेफिनेशन ये रहेगी तुम्हारी, रिपीटेड रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, साउंड कुछ, परसिस्टेंस ऑफ साउंड का मतलब साउंड कुछ टाइम तक का सुनाई देता है तुम्हें, समझ रहे हो इस चीज को, इसको क्या कहते हैं, साउंड का गूंजना, दैट इज कॉल्ड दिस। रेवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रूफ एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। लाइक कौन कौन से तुम्हारे पास, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, ऐसे फाइबर बोर्ड लगा दिया तुमने, रफ प्लास्टर का यूज कर लिया, या फिर ड्रैपरीज। फाइबर बोर्ड मटेरियल होता है एक, जो मैंने दिखाया भी था तुम्हें, शायद किसको दिखाया था, हाँ मैंने उसमें लगा रखा। फाइबर बोर्ड क्या होता है तुम्हारे पास, मटेरियल होता है जो क्या करता है, तुम्हारे साउंड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पर्दे वगैरह भी है, वो भी क्या करते हैं, तुम्हारे साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ भी चीजें जो साउंड को क्या कर, रफ प्लास्टर साउंड को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, रफ होता है थोड़ा, तो वो क्या करेंगे, साउंड को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा रेवर्बरेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के और भी एप्लीकेशन है हमारे पास। जैसे एक है हमारे पास जो बिग ऑडिटोरियम्स होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वहां पर तुम्हारी आवाज एको भी हो सकती है और रेवर्बरेशन भी हो सकता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो क्या करते हैं, बाकी जो दीवार होते हैं ना, उनको तो साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल से बना देते हैं, लेकिन जो इनकी सीलिंग होती है ना, सीलिंग, इसको क्या बना लेते हैं हम, कर्व्ड। क्या बना देते हैं इसको, कर्व्ड, कि साउंड यहां से गई, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आई, गई रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आई, गई रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आई, गई रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आई, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हें साउंड जो है वो क्लियरली सुनाई देगा, साउंड क्या होगा, क्लियरली। बाकी जैसे दीवारों पे गई तो वहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वहीं पर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो दीवारों के ऊपर तो क्या लगा दिया जाता है, प्लास्टर वगैरह चला, रफ प्लास्टर लगा दिया जाता है ताकि साउंड क्या हो जाए, तुम्हारी डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन जो ऊपर वाली सीलिंग है उसको रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है, रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारी डायरेक्टली ऑडियंस के पास, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसे सब डिजाइन ऐसे किया जाता है, जो भी आर्किटेक्ट होता है इसी तरह से डिजाइन करता है, बेस्ड ऑन जिस तरह का काम है, जिस तरह का वहाँ पर हॉल है, किस तरह का काम होना है उसके हिसाब से। जैसे ऑडिटोरियम में बड़े बड़े तो स्पीकर की एडजस्टमेंट ऐसे नहीं है कहीं भी लगा दिया, उसकी पूरी प्लेसमेंट होती है, अच्छे से साइंस लगती है थोड़ी बहुत, और वो फिर प्लेसमेंट उसके हिसाब से होती है ताकि साउंड ज्यादा गूंजे ना। थिएटर वगैरह में भी बिल्कुल ऐसे, उसकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल की बनाई जाती है। हाँ कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ यहाँ लगा है, पीछे लगा स्पीकर, तुम बताओ क्या साइंस है। उसके अलावा देखो हमारे पास, हाँ हाँ, जहां पर हमारे पास क्या सोर्स ऑफ साउंड है, ये हमारे पास क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से साउंड गई, रिफ्लेक्ट होकर के सीधा ऑडियंस के पास, साउंड गई, रिफ्लेक्ट होकर के सीधा ऑडियंस के पास, साउंड गई, रिफ्लेक्ट होकर के सीधा ऑडियंस के पास, समझ रहे हो। सामने मान के चलो हमारे पास पूरी भीड़ है यहाँ पर ऑडियंस की, है ना। तो अगर, और यहाँ पर कोई सोर्स, मतलब यहाँ पर कोई स्पीकर है, तो पीछे वाला सरफेस क्या बनाया जाता है, रिफ्लेक्टिंग बनाया। एक तो इसकी साउंड डायरेक्टली भी जाएगी, और एक क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के भी सीधा ऑडियंस के पास ही जाएगी। तो साउंड मतलब क्या होगी तुम्हारी, साउंड क्या होती है, एनर्जी होती है ना भाई। साउंड क्या होती है, अब ये जो पीछे जो साउंड जा रही है उसको वेस्ट क्यों करना, उसको भी रिफ्लेक्ट करके आगे भेज दो।
तो एनर्जी क्या रहेगी तुम्हारी, कंजर्व, थोड़ी बच जाएगी ना, साउंड ज्यादा सुनाई देगी सामने वाले को, यही तो चाहूंगा मैं। अरे मैं यहां से बोल रहा हूं तो मेरी साउंड सिर्फ आगे जा रही है क्या, पीछे भी तो जा रही है, तो पीछे वाली एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। अब पीछे एक सरफेस ऐसे ही लगा देता तो मेरी साउंड रिफ्लेक्ट होकर के फिर सामने जाती, तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर आवाज आती, मेरी आती कि नहीं आती। तो वही चीज जैसे यहाँ पर यूज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक स्टेथोस्कोप देखा होगा, डॉक्टर लगा करके घूम रहा होता है हमेशा, नहीं घूम रहा होता, देखा किसी ने, है देखा ही होगा। कौन है डॉक्टर, ओहो छाती पे लगाया था। चलो देखो, तो स्टेथोस्कोप में क्या होता है, यहाँ जो ये तुम्हारे चेस्ट पीस जो जहां पर तुम्हारी छाती पे लगाते हैं, है ना, तो वही धड़कने सुनते हैं डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। तो है, तो यहां पर क्या होता है, डायफ्राम, डायफ्राम का मतलब क्या होता है, सिंपल सा एक पर्दा होता है जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, तो जो तुम्हारी साउंड है, हार्ट की जो साउंड है, हार्ट बीट की जो साउंड है, उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो हाँ, कान के पर्दे की तरह ये भी क्या होता है यहाँ पर डायफ्राम, जैसे तुम्हारा तबले का नहीं होता, ऊपर मारते हो तो आवाजें आती है, तो उसी तरह से होता है। हाँ, तो उसी तरह का यहाँ पर डायफ्राम होता है, और वो क्या करता है, जब साउंड हार्ट की जो बीट होती है उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेट होता है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब तुम यहाँ पर देख रहे हो, इस ट्यूब के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन 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 करते करते फिर अल्टीमेटली बाहर निकलेगा तुम्हारे यहाँ से ईयरपीस से और सुनाई देगा। तो मतलब एनर्जी, और अंदर का जो तुम्हारा ट्यूब है, ट्यूब के जो वॉल्स है, अंदर वाले जो वॉल्स है, वो कैसे बनाए जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग, ताकि क्या करे, रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, रिफ्लेक्ट होते 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 फिर बाहर निकलेगा, और यहाँ पर तुम्हारे ईयरपीस लगा हुआ है, ईयरपीस में तुम्हारे कानों में जाएगी वही आवाज और सुनाई क्लियरली देगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ये हमारे पास एप्लीकेशन है। दूसरा क्या हमारे पास, मेगाफोन्स। अब वही सेम चीज मैंने बताई, भाई साउंड एक एनर्जी होती है, अब मैं यहाँ बोल रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है मेरी एनर्जी सिर्फ आगे आगे जा रही है, पीछे भी तो जा रही है, इधर भी तो जा रही है, इधर भी तो जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी सारी साउंड एनर्जी इसी डायरेक्शन में जाए, तो मैं क्या करूंगा, मेगाफोन का यूज करूंगा। इससे होगा क्या, मेगाफोन का यूज करूंगा तो मेरी सारी एनर्जी क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी, तो तुम्हें सामने वाले को ज्यादा अच्छे सुनाई देगा। तो ये तुम्हारा मेगाफोन है, इसमें भी क्या होता है, जो साउंड आता है वो क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स तक रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट होते 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 फिर बाहर निकलता है अल्टीमेटली, ठीक है ना। और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम्हें सुनाई देता है, साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाती है, सामने वाले डायरेक्शन में साउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अच्छे से और क्लियरली सुनाई देगा, है कि नहीं। तो ये है इसका, देख सकते हो, मेगाफोन्स या फिर क्या कहते हैं इसको, लाउड हेलर्स, मेगाफोन्स या फिर लाउड हेलर्स या फिर हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज आर ऑल डिजाइन टू साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए बने होते हैं, विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन। क्यों भेजना, जब उधर कोई ऑडियंस ही नहीं है मेरी, इधर कोई ऑडियंस ही नहीं है, पीछे कोई ऑडियंस ही नहीं है, मेरी ऑडियंस सामने बैठी है, तो मैं क्या चाहूंगा, मेरी सारी साउंड एनर्जी सामने जाए। तो इन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्यूब फॉलोड बाय कॉनिकल ओपनिंग, एक ट्यूब होता है और इसमें क्या होती है, कॉनिकल ओपनिंग होती है, ठीक है ना। तो जो कि क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स को करता है साउंड सक्सेसिवली टू गाइड मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये गाइड करता है कि सारी साउंड वेव कहां जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, और तुम्हें आगे ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा कि तुम बैठे हो टुवर्ड्स द ऑडियंस। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। तो ये क्या है, तुम्हारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या है एप्लीकेशन। अगला आता है रेंज ऑफ हियरिंग। तो रेंज ऑफ हियरिंग मैंने बता रखा था कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर कहां से कहां तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तुम सुन सकते हो, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई नहीं देगी, अभी तो तुम बड़े हो रहे हो, जवान हो रहे हो, है ना, धीरे धीरे, तो तुम्हें 20 हर्ट्ज तक की भी फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी। जैसे जैसे बड़े होते हो हमारी सुनने की क्षमता कम होती चली जाती है, तुम्हें 20 हर्ट्ज से ऊपर की 40 की भी शायद सुनाई नहीं दे, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती, उससे नीचे की भी कहीं में भी शायद सुनाई ना दे, 18,000 19,000 हर्ट्ज पे भी सुनाई ना दे, समझ रहे हो। तो इससे नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं भाई हम, इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड। जो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, और जो हमारे पास 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं हम, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड। अब 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम, इंफ्रासाउंड। कुछ ऐसे जानवर हैं जो इंफ्रासाउंड में भी आवाज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे पास, वेल्स एंड एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस, ये तीनों जो जानवर है हमारे पास वो इंफ्रासाउंड में भी आवाज निकाल सकते हैं। 5 हर्ट्ज में भी ये क्या कर, 5 हर्ट्ज तक भी साउंड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं इतने में।
उनकी हाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा पतली नहीं होती, आवाज ची 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 आवाज आती रहती है उनकी। तो अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स, बैट्स, पोर्पोइसेस और तुम वो भी लगा सकते हो चूहे वगैरह, रैट्स वगैरह, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं हम? अल्ट्रासाउंड। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत। इसकी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या होगा तुम्हारे पास? एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या होता है हमारे पास? अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है। उसको क्या करा जाता है? अल्ट्रासाउंड को तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्ट्स के पास भेजा जाता है, उसके टिश्यू से क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है? पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है पूरा, और स्क्रीन के ऊपर तुम्हारी क्या बन जाएगी? हार्ट की एक इमेज बन जाएगी, धड़कते हुए होगी। हाँ, अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे अलग होता है भाई, अलग होता है। एक्सरेज अलग है। अल्ट्रासोनिक वेव आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म्स द इमेज ऑफ द हार्ट। दिस इमेज इज कॉल्ड, दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। इको का मतलब होता है तुमने क्या करा? साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, और कार्डियो का मतलब हार्ट, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना। तो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, तो इकोकार्डियोग्राफी। इस मेथड को क्या कहते हैं हम? हार्ट की इमेज बनाने को, दिस इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। क्लियर है? हाँ, कार्डियो हार्ट को ही कहते हैं ना, कार्डियक मसल, कार्डियो। फिर अल्ट्रासाउंड जो है तुम्हारे कुछ जानवर भी प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल बैट्स। तो बैट्स जो है ना, उड़ते वक्त क्या करते हैं? उनको दिखाई नहीं देता भाई, उनको दिखाई नहीं देता। जब वो उड़ रहे होते हैं, सामने मान लो दीवार है, तो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली अपने माउथ से क्या निकालते रहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं। अब वो क्या होती है? अल्ट्रासोनिक वेव जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है इनके पास, और वो डिटेक्ट कर लेते हैं, पूरी कैलकुलेशन हो जाती है कि इतने डिस्टेंस पे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, तो फिर वहीं से क्या कर लेंगे? वो घूम जाएंगे। उनके दिमाग में एक पूरी की पूरी एक मतलब एक सिमुलेशन टाइप की इमेज बन जाती है। अभी इतना तो नहीं ध्यान है मेरे को, बेन 10 हो सकता है, मैं देखा तो है बेन 10 काफी, लेकिन ध्यान नहीं है। तो क्या होती है उनके दिमाग में है ना, एक ये इसकी वजह से पूरी एक इमेज बन जाती है, समझ रहे हो? सिमुलेशन टाइप की इमेज। और जैसे ये तुम्हारा कुछ मोथ्स वगैरह है, मोथ्स वगैरह क्या करते हैं? ये अल्ट्रासाउंड को क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। अब मान के चलो इसने अल्ट्रासाउंड भेजा, अब इसको पता चल जाएगा, देखो यहाँ पर ये भी डिटेक्ट, ये भी होशियार है, ये भी क्या कर लेता है? अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या कर लेता है? डिटेक्ट। और इसको पता चल जाएगा कि बैट्स कोई आसपास है तो ये उड़ जाएगा पहले, इसको दिखाई देता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइसेस। मोथ्स ऑफ सर्टेन फैमिलीज हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट। ये क्या करते हैं? 20 अल्ट्रासाउंड की साउंड को भी, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। ऑफ द बैट्स आर नो व्हेन अ बैट इज फ्लाइंग। इनके आसपास कोई बैट है और ये क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं और पकड़े नहीं जाते, एंड आर एबल टू एस्केप कैप्चर। रैट जो है वो भी गेम्स प्ले करते हैं बाय अल्ट्रासाउंड। सुना होगा तुमने कभी, चूहे की आवाजें पतली पतली होती है, तो वो भी कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासाउंड, बातचीत करते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड का एक बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन ये है कि हम अल्ट्रासाउंड में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, आगे पढ़ोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसके पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है ऐसे इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए जिसमें डस्ट वगैरह, डर्ट, ग्रीस वगैरह को जम गई है और वहां तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच सकता या बहुत कोई भी मशीन नहीं पहुंच सकती साफ करने के लिए। जैसे हमारे पास ये है अंगूठी है, अंगूठी में कितने छोटे छोटे बारीक काम होते हैं, अब उसको कैसे साफ करोगे? तो उसको क्या करते हैं? सोप सोल्यूशन में डाल देते हैं हम, और उस सोप सोल्यूशन से क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या करती है? पूरे इसको डर्ट, ग्रीस को क्या करती है? डिटैच करके हटा देती है उससे, और वो देखो सारा का सारा सोल्यूशन में तुम्हारा हट गया। देखो डर्ट, ग्रीस साफ हो गई। देखो ये रहा तुम्हारा हीरे की ज्वेलरी। अब हीरे की ज्वेलरी है उसको ऐसे साफ किया जाता है, सोप सोल्यूशन में डाल देंगे उसको, सोप सोल्यूशन में डालने के बाद अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करेंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो क्लीन हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही जहां तक इक्विपमेंट्स हमारे नहीं पहुंच सकते साफ करने के लिए, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं किसका? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद फिर कुछ तुमने मेटालिक ब्लॉक्स बनाए और उस मेटालिक ब्लॉक्स का यूज तुमने बहुत बड़ी जगह कर रहे हो। तुम मान लेते रोल्स रॉयस की कार बनाने के लिए कर रहे हो, 10 करोड़ की कार आती है मिनिमम, स्टार्ट होती है, रोल्स रॉयस की कार बनाने के लिए यूज कर रहे हो। अब पता चले कि तुमने इक्विपमेंट का यूज करा और ये इक्विपमेंट अंदर से क्या है तुम्हारे पास? ये जो ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है, अंदर से क्या क्रैक्ड है, खोखला अंदर से, मान लेते हैं ढंग से बना ही नहीं, अंदर तो झांक कर कैसे देखोगे तुम? हाँ, तो होता क्या अगर इसके अंदर कोई तो क्या करते हैं? ये देखो, ये तुम्हारी इक्विपमेंट है, देखो ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव्स पास कर रहे हैं इससे, और यहाँ पर क्या कंप्यूटराइज्ड दिख रहा है ना, यहाँ पर कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है। अब अल्ट्रासोनिक वेव अगर सीधा पास हो गया तो इसका मतलब यहाँ इसको पूरी जगह पर क्या करा जाता है? घुमाया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव अगर सीधा पास हो गया मतलब इसके अंदर कोई क्रैक
नहीं है। और अगर वो क्या हो, अगर इसके अंदर कोई क्रैक वगैरह होगा, सीधा पास हो गया तो कोई क्रैक नहीं है मेटल ब्लॉक के अंदर। और अगर कोई क्रैक होगा तो उससे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा। वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, ये मशीन इसको डिटेक्ट करेगी, ये भेज भी रही है, डिटेक्ट भी करेगी, और डिटेक्ट करेगी तो यहाँ पर मॉनिटर पे आ जाएगा, पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है, कोई क्रैक है। तो इस पूरे मटेरियल को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट, दोबारा बनाओ इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा अल्ट्रासाउंड का एक एप्लीकेशन है जो मेटल ब्लॉक्स को टेस्ट करने के लिए होता है कि उसके अंदर कोई क्रैक प्रोड्यूस तो नहीं हो रखा। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अल्ट्रासाउंड स्कैनर का यूज होता है इस चीज के लिए भी कि जो मदर वॉर्म के अंदर जो बच्चा है उसकी हेल्थ वगैरह, हेल्थ कंडीशन कैसी है, एक तो ये चीज करने के लिए, और दूसरी चीज है तुम्हारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स चेक करने के लिए, लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, अरे वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसको चेक करने के लिए भी किसका यूज होता है, इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, किडनी के अंदर तुम्हारे स्टोन तो नहीं हो गया, तो उसके लिए भी किसका यूज करा जाता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक है ना। इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, और जहां पर भी तुम्हारा पथरी वथरी हो गया होगा या जहां पर भी कुछ डैमेज वैमेज होगा वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां पर तुम्हारे पास क्या है, एक डिफेक्ट है, कुछ खराबी है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड ये ऐसे पेट पे घुमाता है डॉक्टर, और यहाँ पर क्या हो जाती है, उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है बच्चे, अल्ट्रासाउंड का यूज जैसे किडनी के अंदर मान लेते हैं स्टोन्स हो गया तुम्हारा, किडनी, ये किडनी है, किडनी का ट्यूब है, ये हमारे पास यूरेटर कहते हैं इसको, और यहाँ पर क्या हो गया, स्टोन हो गया, दिख रहा है यहाँ पर स्टोन हो गया। अब स्टोन को ब्रेक करना है, इसको हटाना है तुम्हारी बॉडी से, तो डॉक्टर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड भेजता है इस स्टोन्स के पास। इस अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से क्या होता है, ये जो स्टोन है तुम्हारा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक हो जाने के बाद तुम्हारा क्या होता है, इसी ट्यूब से निकलता हुआ वापस से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, यहाँ से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर। तो ये तुम्हारा अल्ट्रासाउंड का यूज होता है, स्मॉल स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हियरिंग एड, तो वो तो खत्म हो गया एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसके बाद हियरिंग एड, अगर तुम्हें साउंड की अच्छी खासी नॉलेज है तो एक बहरे इंसान को भी तुम क्या दे सकते हो, आवाज दे दो, मतलब जिसको ऊंचा सुनाई देता है, तो ये तुम्हारा हियरिंग एड है। इसमें क्या होता है, एक एम्पलीफायर लगा होता है। ये एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और वही तुम्हें जैसे धीरे भी बोलोगे तो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा और तुम्हें सुनाई देगा अच्छे से। हियरिंग एड ही बनता है तुम्हारा, हियरिंग एड, ये मशीन, कान की मशीन जिसको कहते हो। ये छोटा ही था और कितना बड़ा, हियरिंग एड्स है ना, बस ये। सोनिक बूम क्या होता है, देख लो इसको। सोनिक बूम क्या होता है, कुछ ऐसे फाइटर जेट भी होते हैं तुम्हारे पास जिसकी स्पीड क्या होती है, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। तो जब वो उड़ते हैं ना, तो उड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हवा के अंदर कुछ ऐसा सोनिक बूम क्रिएट करते हैं। देख रहे हो, एयर है, ये एयर है बेसिकली, रियल इमेज है ये। तो एयर के अंदर क्या कर रही है, एयर के अंदर कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, सोनिक बूम। ये तब होता है जब तुम्हारे पास इसकी स्पीड क्या हो, फाइटर जेट की स्पीड ऑफ साउंड से भी क्या हो, ज्यादा। अरे स्पीड ऑफ साउंड होती कितनी है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड होती कितनी है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा थोड़ी होती है। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड अगर हम देखें तो 344 मीटर पर सेकेंड होती है 22 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। 22 डिग्री सेल्सियस पे इतनी स्पीड ऑफ साउंड होती है। अब इसकी स्पीड ऑफ साउंड को तो बहुत आराम से फाइटर जेट वगैरह कुछ बहुत सारे हैं जो क्रॉस कर सकते, और जब वो उड़ते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, चलो उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म, फिनिश। चलो, ग्रेड डे डेली नहीं होना चाहिए।